शाहपुरा की ओर से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक बुधवार देर रात चौराहे पर खड़ी एक कार पर असंतुलित होकर पलट गया, जिससे कार में बैठे दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को कार से बाहर निकाला और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। थानाधिकारी नरपत राम बाना ने बताया कि दुर्घटना जहाजपुर बाईपास पर हुई, जहां शाहपुरा की ओर से तेज गति में आ रहा ट्रक सर्कल पर खड़ी कार पर अचानक पलट गया। इस हादसे में कार में बैठे चेतन पिता मोहन लाल रेगर और दुर्गा लाल उर्फ पप्पू रेगर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से जहाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त ट्रक और कार को जहाजपुर थाने में खड़ा करवाया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शरद पूर्णिमा महोत्सव को लेकर बुधवार रात्रि श्री कुमावत नवयुवक मंडल सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में रामदेव जी मंदिर टास्कवास में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ धूमधाम से मनाया 27वां शरद पूर्णिमा महोत्सव। रामदेव जी मंदिर टास्कवास में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ धूमधाम से मनाया 27वां शरद पूर्णिमा महोत्सव। बुधवार रात्रि को बाबा रामदेव मंदिर प्रांगण में श्री कुमावत नवयुवक मंडल सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित 27वें शरद पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर विशाल भजन संध्या के मंच पर भजन गायक मंडली पारस वैष्णव गोदन द्वारा भगवान श्री कृष्ण अवतार एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां श्रोताओं को मोहित कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान आगामी दिसंबर 2024 में आयोजित होने वाले कुमावत समाज का 26वां प्रतिभा समारोह को लेकर विचार विमर्श कर सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं के लिए अंक तालिका जमा करवाने की अंतिम तारीख 30 नवंबर रखी गई है और 30 नवंबर तक समाज की कक्षा 3वीं से ऊपर 12वीं तक की कक्षाओं की सभी प्रतिभाएं अपनी अपनी अंक तालिका शांतिलाल ग्रामीणा नया बस स्टैंड के वहां जमा करवाने का निर्णय लिया गया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सदियों से चली आ रही रामलीला की परंपरा का नवीनतम और सबसे अनूठा आयोजन राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर में होगा। 25 से 27 अक्टूबर तक आस्था, युवा जोश और मनोरंजन का संगम हाईटेक लाइट एंड साउंड शो के रूप में साकार होगा। इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रामलीला आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल गहलोत ने बताया कि मंत्रों और भक्तिमय माहौल के बीच हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ के साथ इस वर्ष का रामलीला मंचन 25 अक्टूबर को आदर्श विद्या मंदिर केशव परिसर कमला नेहरू नगर में शुरू होगा। जोधपुर में होने वाले इस आयोजन में पहली बार परंपरा और आधुनिकता के संगम को मूल राम कथा से छेड़छाड़ किए बिना भव्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। रामलीला आयोजन समिति ने इसके लिए विशेष तैयारियां की है। मानस रामलीला के निदेशक युगल स्वाति अरु व्यास ने बताया कि रामलीला के लिए 300 से अधिक कलाकारों की टीम लगभग एक माह से मंचन की तैयारी में जुटी है। रामकथा के मंचन में निर्देशन और उसका ट्रीटमेंट युवा और किशोर उम्र के दर्शकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। मानस रामलीला शो के लेखक अयोध्या प्रसाद गौड़ ने कहा कि कई मायनों में जोधपुर की रामलीला एक ट्रेंड सेंटर होगी। पहली बार आधुनिक युग के विचारों का सनातनी गुणों से सहज संगम इस शो में मिलेगा। आपका स्वागत है। इस बार नई टेक्नोलॉजी से जो रामलीला बनाई है उसका श्रेय निर्मल जी को जाता है। और जब बात बजट की आई तो जहाँ नरमी जी खड़े होते हैं वहाँ बजट नहीं देखा जाता और जोधपुर की जनता के लिए बहुत ही बड़ा ये अवसर है और ये अवसर के लिए आप लोगों की भूमिका बहुत जरूरी है। आपको इस धार्मिक काम में ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है ताकि जोधपुर की जनता ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके और इस रामलीला के अंदर जो अच्छाई ऐसे भरी हुई है वो अपने जोधपुर के नागरिक प्राप्त करे और उसका उपयोग अपने क्षेत्र में हो, यही मेरी कामना है। और आप लोगों से निवेदन है कि आप खुद इसके प्रति उत्साहित हो तो जरूर आप बहुत बढ़िया काम करोगे और इस रामलीला जोधपुर की रामलीला को विश्व के पटल पे इतना नाम कमाना है कि उसका प्रचार से होगा। वो आपका काम है। रामलीला बनाने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रचार आपका काम है ताकि इसको इनका जो उद्देश्य है
कि ये हिंदुस्तान में कहीं भी ले जाके देख सकते हैं, निःशुल्क दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा धार्मिक काम है। इसके लिए आप लोगों को बहुत अच्छा सहयोग करना है और आप सहयोग करोगे इसी के साथ। भव्य संपूर्ण रामलीला मानस रामलीला का आयोजन 25 से 27 अक्टूबर तक जोधपुर में केशव परिसर आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित होने वाला है। इस बार ये रामलीला कई मायनों में अनूठी और अनुपम। इस रामलीला का ट्रैक एकदम नया ट्रैक है। इस ट्रैक पर पहली बार रामलीला का आयोजन होगा। इसमें राम जी की आवाज रामानंद सागर के रामायण धारावाहिक के प्रसिद्ध राम का अभिनय करने वाले कलाकार श्री अरुण गोविल जी की। इसी प्रकार देश के ख्यातिनाम जो वॉइस आर्टिस्ट है, उन्होंने इसके अंदर अलग अलग पात्रों की आवाज अपने दी। श्री अयोध्या प्रसाद जी गौड़ द्वारा रचित और श्री अरु व्यास श्रीमती स्वाति व्यास जी द्वारा निर्देशित इस भव्य रामलीला में 300 से अधिक कलाकार, जो पूरे जोधपुर के कलाकार हैं, सेवा भाव से जुड़े हुए कलाकार हैं, वो अपनी प्रस्तुति देने वाले। इस रामलीला में 6 फीट हाइट से लेकर 30 फीट हाइट तक के अलग अलग मंच पर LED ग्राफिक्स के साथ में कोरोना तकनीक के माध्यम से विशेष वेशभूषा और इफेक्ट्स के साथ में इस संपूर्ण रामलीला का आयोजन होने वाला है। प्रत्येक आगंतुक के लिए कुर्सियों की व्यवस्था है। 12 से 15 हजार लोग रोजाना इस रामलीला का आयोजन देखने वाले हैं। 1 लाख से अधिक कर पत्रक पीले चावलों के साथ में घर घर तक जोधपुर में निमंत्रण के लिए इसमें दिए जा रहे हैं। इस रामलीला में आने वाले प्रत्येक भक्त को हनुमान चालीसा निःशुल्क भेंट की जाएगी और प्रत्येक दिन रामलीला से पहले हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होगा। एक साथ 12-15 हजार भक्तों द्वारा हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ भी अपने आप में जोधपुर में एक नया रिकॉर्ड ये बनाएगा। 25 अक्टूबर को शाम को 6 बजे पूज्य संतों के कर कमलों से इस रामलीला का शुभारंभ होने वाला है। हमारे स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री देवेंद्र जी बोरिया और संरक्षक श्री सत्यनारायण जी दूर, आप दोनों के नेतृत्व में जोधपुर के हजारों लोग इस रामलीला को देखने के लिए आने वाले हैं और बड़े उत्साह के साथ में 25 अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं। इसमें कई सारे राजनीतिक क्षेत्र से भी लोग आने वाले हैं। श्री जोगाराम जी पटेल, मदन जी दिलावर, अविनाश जी गहलोत, गजेंद्र सिंह जी मिक्सर इत्यादि कई मंत्रियों ने अपनी स्वीकृति दे दी है और वो सब भी रामलीला देखने के लिए पधारने वाले। इस बार नवाचार ये है कि पूरा ट्रैक ही नया है, ग्राफिक्स ही नया है और सारे कलाकार जो है वो अपने जोधपुर के ही हैं। कुछ प्रोफेशनल कलाकार हैं और कुछ कलाकार ऐसे हैं जो कॉलेजों के, स्कूलों के हैं, उनको तैयार किया है। मंच पहले से बनके तैयार है। 20 दिन से लगातार मंच पर ही रिहर्सल हो रही है। ऐसा मंच अपने आप में एक विशेष मंच है जो विभिन्न मंजिला मंच है। तो ये सब कुछ करके और ग्राफिक्स और कोरोना तकनीक का उपयोग हो रहा है। इसमें कुंभकर्ण आपको कोरोना तकनीक के माध्यम से हनुमान जी ये वास्तव में पात्र जैसे लगेंगे। हनुमान जी वास्तव में आपको ऐसा लगेंगे कि वो उड़ रहे हैं। पुष्पक विमान आपको रियल जैसा पुष्पक विमान हुआ ऐसा प्रतीत होगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान जयपुर पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में चलाए जा रहे असामाजिक तत्वों एवं अवैध कारोबार में लिप्त अपराधियों एवं वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर IPS राहुल प्रकाश एवं जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कुशवाहा के निर्देशन गुरुवार को CO भुसावर के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक सुनील गुप्ता भुसावर थानाधिकारी एवं खेरली मोड़ थानाधिकारी महेश मीणा द्वारा कार्यवाही करते हुए करीबन 1 माह से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर CO भुसावर के समक्ष पेश कर कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया। जानकारी के मुताबिक भुसावर थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी थान सिंह पुत्र प्रभु जाति जाट उम्र 54 साल निवासी गाजीपुर भुसावर का है, जो कि महिला द्वारा 1 माह पूर्व आरोपी के खिलाफ 3 एक्ट एवं दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस कार्रवाई के लिए भुसावर CO द्वारा टीम गठित कर गिरफ्तार किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हिंदुओं की आस्था का केंद्र शीतला माता का मंदिर केशव नगर अंग्रेजों के समय से पूर्व कोठारी बाज के नाम से हिंदुओं का गांव जाना जाता था।
अंग्रेजों ने इस गांव को खाली करवाकर सरकार के अधीन कर दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद सरकार द्वारा हिंदुओं को बसाया गया और यह रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में केशव नगर के नाम से जाना जाता है। 1980 से पूर्व से हिंदू शीतला माता की पूजा करते आ रहे हैं। 2021 में किसी जाति विशेष के व्यक्ति के द्वारा प्राचीन शीतला माता की मूर्ति को खंडित कर कुएं में डाल दिया। किसी हिंदू महिला द्वारा देख लिया गया और पूरे गाँव सहित प्रशासन को खबर दी गई। प्रशासन ने उचित कार्रवाई नहीं की क्योंकि उक्त वक्त कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस सरकार हमेशा हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को संरक्षण देती आ रही है क्योंकि उनको केवल जाति विशेष के वोट बैंक से मतलब है, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होगा। बुटोली में भी काली देवी, लक्ष्मी देवी, गोविंदगढ़ में शिवजी की मूर्ति को खंडित किया। ये विदर्भियों की सोची समझी साजिश का हिस्सा है। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हिंदुत्व की आस्था का केंद्र ये शीतला माता के मंदिर में पूजन करने के लिए आए हैं। ये विदर्भियों के द्वारा एक संगीन क्षेत्र बना दिया था, जबकि 1980 से लेकर यहाँ हिंदू तो सनातनी पूजा करते हैं, हिंदू माता बहनें शीतला माता का पूजन करते आए हैं। और बीच में इसका पूर्व में जो अंग्रेज़ों के ज़माने के नाम था कोठारी बास था। अंग्रेज़ों ने इस स्थान को खाली कराकर अपने कब्जे में लेकर सरकार के अधीन कर दिया और सरकार ने इसको नीलाम करके पट्टे बांट करके और इस गांव को बसा दिया केशव नगर के नाम से। और यहाँ पर सारे हिंदू आबादी है, यहाँ मुस्लिम समुदाय की कोई भी आबादी नहीं है। उसके बावजूद यहाँ पर सन 1921 में एक शीतला माता की मूर्ति को खंडित कर विदर्भियों के द्वारा कुएं में डाल दिया गया। किसी महिला के द्वारा देखने पर उसने इसकी आवाज़ उठाई और पूरा गांव एकत्रित होकर प्रशासन के सामने गया और उनके सामने अपनी बात रखी कि हिंदुत्व की मूर्ति के साथ अपमान हुआ है, खंडित किया गया विदर्भियों के द्वारा। अगर हिंदुओं के साथ इस तरीके से बार बार प्रहार होता रहेगा तो हिंदुस्तान में हिंदू कहाँ सुरक्षित रहेंगे। प्रशासन आया, मौके पर उस मूर्ति को निकाला और वास्तव में कुएं में से वो मूर्ति निकली। इन विदर्भियों ने इतना आतंक बचा रखा है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। इससे पूर्व बुटोली गांव में काली देवी और लक्ष्मी माता की मूर्ति को भी खंडित किया, वहां पर भी आवाज़ को उठाया। इन लोगों ने ये एक तरह का मिशन बना रखा है कि हिंदुओं के साथ किस प्रकार प्रहार किया जाए, किस प्रकार चोट की जाए। यह शीतला माता का मंदिर आज़ादी से पूर्व हिंदुओं का स्थान है। मैं आपको ये आगाह कर देना चाहता हूँ, विदर्भी लोग या मुस्लिम समुदाय के जो भी लोग हिंदुओं पर जो आँच उठाएगा, हिंदुओं के मंदिरों को जो खंडित करेगा, वो उसको खंडित करने का काम ये निर्मल सूरा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जरूर करेगा। मैं आपको पुनः आगाह कर देना चाहता हूँ, प्रशासन को भी ये बता देना चाहता हूँ, ये शीतला माता मंदिर का स्थान है, हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ शीघ्र ही 4 दीवारी बनाई जाएगी। 4 दीवारी बना करके शीतला माता के मंदिर को भव्य रूप दिया जाएगा। इसमें जिसने भी अड़चन डालने की कोशिश की उसका सिरे से इलाज कर दिया जाएगा, क्योंकि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ न करें, ये कतई बर्दाश्त से बाहर है। और आने वाले समय में अभी उपचुनाव विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ में है। यदि पार्टी ने, यदि हिंदुत्व संगठन ने अगर मुझे निर्मल प्रकाश सूरा हिंदुवादी के नाम से इस जिम्मेदारी के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए टिकट दिया जाता है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, हिंदुओं की आस्था के साथ न खिलवाड़ मेरे सामने होगा और न कभी जीवन में होने दूंगा। ये मेरा प्रण है। जीवन है तो हिंदू है, अगर हिंदू है तो जीवन है। अगर हम हमारे धर्म को सुरक्षित नहीं करेंगे, राष्ट्र को सुरक्षित नहीं करेंगे, तो साथियों हमारा जीवन ना आज सुरक्षित है न कल सुरक्षित है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तानी मुल्ला मौलवियों ने जाकर के वहाँ जिहाद छेड़ रखा है और ये भाषण देते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हो जाएंगे तो हम हिंदुस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे। अरे बचकानी हरकतें बंद करो और अपने जीवन की रक्षा करो। जिस दिन हिंदुस्तान ने ये सोच लिया पाकिस्तान और बांग्लादेश वापस हिंदू बन जाएगा और हिंदू धर्म ग्रहण कर लेगा। जय हिंद, जय भारत। निर्मल सूरा, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू वाहिनी संगठन एवं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय ओड महासभा, प्रदेश महामंत्री अटल भाजपा सहयोगी मंच। जय हिंद, जय भारत। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भाजपा नेता पूर्व सांसद राजेश पांडे उर्फ गुड्डू पांडे जिला मुख्यालय पर स्थित भाजपा जिला मीडिया प्रभारी मार्कंडेय शाही जी की कुशल क्षेम जानने पहुंचे। भाजपा नेता पूर्व सांसद राजेश पांडे उर्फ गुड्डू पांडे जिला मुख्यालय पर स्थित भाजपा जिला मीडिया प्रभारी मार्कंडेय शाही जी के कुशल क्षेम जानने पहुंचे। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री मार्कंडेय शाही एक सड़क दुर्घटना में चोटिल हो गए थे। जानकारी मिलने आज उनके घर पहुंचकर उनका हालचाल जाना। इस अवसर पर ललन मिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष धनंजय तिवारी, जयप्रकाश शाही, केशव उपाध्याय, दिवाकर तिवारी, प्रियेश पाठक, ऋषि त्रिपाठी, अवधेश प्रताप सिंह आदि भाजपा के वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गौ व समाज प्रकोष्ठ की ओर से एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया कि संस्था के द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:30 बजे नवजीवन संस्थान चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर श्री परशुराम रत्न सीजन 5 का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन माननीय देवेंद्र कुशवाहा अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता आयोग एवं भूतपूर्व न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया। विमोचन कार्यक्रम में एडवोकेट जियाराम विश्नोई, एडवोकेट महेश जोशी, अंकित पुरोहित, एडवोकेट घनश्याम सारस्वत आदि उपस्थित रहे। ब्राह्मण सेवा परिषद समाज सेवा प्रकोष्ठ परशुराम रत्न सीजन 5 का आयोजन होने जा रहा है। बहुत अत्यंत हर्ष की बात है। 2 सितंबर 2024 को जो है चौपासी हाउसिंग बोर्ड में नवजीवन संस्थान में इस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसके अंदर महिला अधिवक्ताओं को, विकलांग, विशेष योग्यजन बच्चों को जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। उनके परिजनों के साथ बच्चे आएंगे। ये बहुत खुशी का अवसर है। अधिक से अधिक लोगों को ऐसे कार्यक्रम में भाग लेकर के उनका उत्साहवर्धन किया जाना चाहिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के खेल एवं युवा मामले के राज्य मंत्री के विश्नोई ने आरोप लगाया है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है और हर परीक्षा में पेपर लीक किए गए। पिछली सरकार ने हजारों युवाओं का करियर बर्बाद किया है। वे आज यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पहला सबसे बड़ा काम यह किया है कि पेपर लीक पर रोक लगा दी गई और फिर पिछली सरकार में फर्जीवाड़े से नौकरी करने वालों को चुन चुन कर पकड़ा। हर दिन ऐसे फर्जी लोगों को एसओजी पकड़ रही है। छोटी मछलियां भी पकड़ी जा रही है और बड़े मगरमच्छ भी गिरफ्त में आ रहे हैं। राजस्थान की पिछली गहलोत सरकार में 17 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे, जिनमें से 8 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। उनमें से 50,000 से अधिक पदों की भर्तियों को गहलोत सरकार ने रद्द किया था। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि इस साल राज्य सरकार 1 लाख नौकरियां देगी। के साथ इस प्रेस वार्ता में हम सबके बीच में हमारे जोधपुर शहर के ऊर्जावान विधायक आदरणीय अतुल बंसाली जी, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रेस वार्ता में हम सबके बीच में हमारे जोधपुर देहात दक्षिण के आदरणीय के विश्नोई जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रेस से वार्तालाप करें। नमस्कार। आज बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में लगभग भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बने हुए 10 महीने से अधिक हुए हैं और ये लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी जिला अलवर दक्षिण द्वारा सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत जिला संयोजक हरिशंकर खंडेलवाल ने जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता का फॉर्म भरकर एवं रसीद प्रदान कर सक्रिय सदस्यता ग्रहण कराई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। प्रत्येक कार्यकर्ता का समर्पण और पार्टी के प्रति आस्था का ही परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है। संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर यह सदस्यता अभियान जारी है। इसके अंतर्गत 2 सितम्बर से प्रारंभिक सदस्यता अभियान चलाया गया है और आज दिनांक 17 अक्टूबर से सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू हुआ है। इस क्रम में सबसे पहले जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने सक्रिय सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री महेंद्र कुमावत, जिला उपाध्यक्ष जलित सिंह, जिला मंत्री ऋषिराज शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता, विधानसभा प्रवासी मुकेश गोयल, अनुराग जहांगीर सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शराब के नशे में एक डॉक्टर ने इनोवा को डिवाइडर पर चढ़ा दिया, इससे बिजली का पोल नीचे गिर गया। डॉक्टर के पेट में स्टीयरिंग लगने से अंदरूनी चोट आई। उन्होंने बाद में अस्पताल भेजा गया। इस बीच रातानाड़ा थाना पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में कार्रवाई की। रातानाड़ा थानाधिकारी प्रदीप डांगा ने बताया कि डॉक्टर दिवाकर शर्मा गौरव पथ की ओर जा रहे थे, तभी अचानक अनियंत्रित होकर गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर से उनका टेस्ट किया। इसमें उनकी शराब पीने की पुष्टि हुई। इसके बाद उन्हें थाने लेकर आए। यहाँ उनके खिलाफ शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में कार्रवाई की गई। इसके बाद अस्पताल भेज दिया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पिछले कुछ माह के अंदर जोधपुर शहर में एक के बाद एक छोटी छोटी बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं।
इस विषय को लेकर आज एपीवीपी ने जोधपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस विषय पर एपीवीपी के महानगर मंत्री विशाल गौड़ ने बताया कि एक के बाद एक बेटियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होने से जोधपुर में महिलाओं में असुरक्षा का भय बढ़ा है। ऐतिहासिक शहर जोधपुर में ऐसी घटनाओं से शहर को भी कलंक लगा है। बेटियों के साथ हो रही दुष्कर्म की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। कहीं न कहीं जोधपुर पुलिस शहर में कानून व्यवस्था संभालने में नाकामयाब दिख रही है। जनता में भी पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास कम हो रहा है। विद्यार्थी परिषद वर्षों से महिला सुरक्षा के मुद्दों पर असहिष्णु नीति को अपनाकर जिम्मेदार प्रशासन का विरोध किया है और पीड़िताओं को न्याय दिलाने हेतु संघर्ष किया है। पुलिस प्रशासन द्वारा की गई यातनाओं को सहकर भी महिला सुरक्षा के लिए विद्यार्थी परिषद ने संघर्ष किया है। जोधपुर में बढ़ रहे महिला अत्याचार के मामलों को रोकने हेतु विद्यार्थी परिषद ने लिखित मांग को लेकर आज पुलिस कमिश्नरेट पर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही प्रतिनिधि मंडल में मेरे साथ सचिन राजपुरोहित, ललित धरिच, तनीषा बढ़ियार, पूजा प्रजापत, यश शर्मा, वैभव भूतड़ा, दिल्ली चरण, देव जोशी के साथ पुलिस कमिश्नर श्री को ज्ञापन सौंपा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रायपुर उपखंड क्षेत्र के मेगड़ा ग्राम पंचायत के नवीन भवन का आज कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। साथ ही ग्राम पंचायत के द्वारा करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों के शिलालेखों का भी लोकार्पण किया गया। इस मौके पर सरपंच कालूराम तनवर सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जन मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर आयोजित समारोह के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अतिथियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर रायपुर प्रधान कमला चौहान, उप सरपंच संपत राज एस सैनी, भाजपा पहर मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह कमांडो सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रकट करता हूं कि नवीन ग्राम पंचायत बनने के बाद सरकार का जो पूरा पैसा मिला उसका सही सदुपयोग किया और आज सही समय पर आपने इसका उद्घाटन किया, तो पूरी ग्राम पंचायत का, यहाँ के सरपंच साहब का, उप सरपंच साहब का, वार्ड मेंबर का, ग्राम वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम किया। और यहाँ हमारे मीडिया के साथी भी हैं, उनका भी धन्यवाद। लगातार 2 दिन से इस कार्यक्रम को अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता के बीच में ये खबर लोगों तक पहुंचाई। इस कार्यक्रम में जो भामाशाह है, जिन्होंने भोजन की व्यवस्था करी है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जिन लोगों ने भी इस कार्यक्रम के लिए सहयोग किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों से इस कार्यक्रम की चर्चा थी। 1 महीने पहले कार्यक्रम तय हो गया था, पर मैं झुंझुनू का विधानसभा उपचुनाव है, वहां इंचार्ज होने के नाते कल जब माननीय मुख्यमंत्री का टेलीफोन आया कि मुझे झुंझुनू रहना है, तो मैंने बड़े विनम्र शब्दों से आग्रह किया कि मुझे 1 महीने पहले इस कार्यक्रम के लिए समय दिया गया है और मैं नहीं जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। एक बार तो कल शाम को मैंने प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया था, पर अगर मैं नहीं आता तो बहुत तरह की बातें होती। अपने लोग अपनी बात करते, विरोधी लोग अपनी बात करते, तो थोड़ा मजा किरकिरा हो जाता। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके इस कार्यक्रम की परमिशन ली और यहां से मैं सीधा शाम को झुंझुनू निकल जाऊंगा, वहां उपचुनाव है। इस पूरी रायपुर पंचायत समिति में 5 नई पंचायतें बनी, उसमें से एक अपनी मेगड़ा भी है। मेगड़ा ग्राम पंचायत में पिछले 5 साल मैंने रहते हुए लगभग 50 लाख के करीब के काम दिए। उसके अलावा बर से लेकर मेगड़ा तक की सड़क है, मेगड़ा से दीपावास तक की सड़क है, और उसके बाद मालनी में देख लो, चाहे आपके ये फतेहखेड़ा में देख लो, चाहे रेल मगरा में देख लो, या बहुत सारे विधायक कोटे से मैंने काम दिए। अभी आप लोगों ने जो मुझे बताया, उसमें भी आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में आपके बहुत सारे काम जो हैं, वो जो आपने मुझे दिए हैं, उसको भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। अभी हाल ही में मेगड़ा रेल मगरा के अंदर पशु केंद्र जो मैंने स्वीकृत कराया है, जल्दी आपको उसकी स्वीकृति आने वाली है। पहले जब मैं चुनाव में आया था तब मैंने आप लोगों ने कहा था कि बड़ी गौशाला है, पशु केंद्र हो तो उसकी आवश्यकता भी है, तो वो स्वीकृत हो गई आपके एक इस नई पंचायत में, तो उसकी भी स्वीकृति बहुत जल्दी आने वाली है। और भी बहुत सारे काम है जो रेल मगरा में है, मेगड़ा में है, मालनी में है, फतेहखेड़ा में है। इस पूरी पंचायत में बहुत सारे काम हम सबको करने हैं। काम की एक सतत प्रक्रिया है। अगर मैं 5 करोड़ रुपए भी मेगड़ा पंचायत को दे दूं तो शायद मुझे लगता नहीं कि काम पूरा हो जाएगा। काम एक सतत प्रक्रिया है। आज रोड बनाएंगे, 3 साल बाद टूट जाएगी, फिर बनानी पड़ेगी। स्कूल है, 2 कमरे दे दिए, बच्चे बढ़ जाएंगे तो फिर कमरों की आवश्यकता होगी। आज 2 टीचर लगा देकर ट्रांसफर होकर चले जाएंगे तो उनकी जगह दूसरे और बुलाना पड़ेगा। ये विकास की और ये काम काज की एक सतत प्रक्रिया है। हमारा जो काम है बड़ी जिम्मेदारी का है। इस समय सरकार मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में चल रही है। हम सबको इस बात की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए
कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सरकार के एक अभिन्न अंग है। हर किसी प्लेटफॉर्म पर सरकार की आलोचना करना है, सरकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ में बोलना मुझे लगता है अच्छा नहीं लगता है। कुछ बात होती है बंद कमरे के अंदर कही जानी चाहिए, उससे ज्यादा मैसेज आता है। अधिकारी का प्रोटोकॉल है, जनप्रतिनिधि का प्रोटोकॉल, ये सब हमें भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। इसलिए प्रधान साहब मैं आपको भरोसा देता हूं कि जो व्यक्ति कभी आए ही नहीं हमारे क्षेत्र के बीच में और उसके बारे में आपकी पहले से इस प्रकार की भावना है, मैं सोचता हूं ठीक नहीं। हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री की सरकार है, जब भी कभी काम होगा, मैंने कभी आपको काम के लिए नहीं कहा ये काम करना है। मैंने 3 साल में 3.5 साल में कभी परेशानी आपको नहीं दी है, पूरा क्षेत्र आपके भरोसे किया है। इसलिए ये सरकार है, सरकार की जो मर्यादा है उसका भी हम सब लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। चुनाव में क्या हुआ था मैं नहीं कहना चाहूंगा। चुनाव में हम सब ने मेहनत की तभी मैं जीता हूं, ना किसी व्यक्ति के कारण जीता हूं, ना किसी एक मेरी जाति के कारण जीता हूं। सब लोगों ने सहयोग किया तब मैं जीता और सब लोगों को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी। आज मैं कह दूं कि नहीं माली समाज मिलने सब कुछ है तो ये मेरी मूर्खता होगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अलवर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्थिका शुक्ला ने गुरुवार को दोपहर 12 बजे रामगढ़ विधानसभा की चेक पोस्टों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर के साथ आबकारी व परिवहन विभाग की टीम भी मौजूद रही। सर्वप्रथम जिला कलेक्टर ने अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट गोविंदगढ़ सीकरी मार्ग पर स्थित पाखसेड़ी एवं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के शीतल चेक पोस्ट का निरीक्षण कर रामगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी का जायजा लिया। उसके पश्चात जिला कलेक्टर ने रामगढ़ उपखंड के नौगांवा के पास स्थित हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्थिका शुक्ला ने बताया कि विधानसभा के उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसी को लेकर रामगढ़ विधानसभा के बॉर्डर पर बने चेक पोस्टों का जायजा लिया है। चेक पोस्टों पर लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बाहर से आने वाली प्रत्येक गाड़ियों को गहनता के साथ चेक करके ही प्रवेश दिया जाएगा। उपचुनाव में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए संबंधित अधिकारियों को शक्ति के साथ दिशा निर्देश दिए गए हैं। तीनों चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे चेक पोस्ट। साइज की चेक पोस्ट लगेंगी। चुनाव के नज़रिए से जो हमने डिसाइड की थी उनको देखने मेरी पूरी टीम साथ में आई थी, तो कल ही हमने ये ऑपरेशनलाइज कर ली थी और आज तीनों मैंने खुद भी देखी और पूरी आरओ की टीम के साथ देखी है। यही निर्देश दिए गए हैं कि जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है उसके तहत गाड़ियों का इंटरसेप्शन, उसके तहत अपना इंटेलिजेंस इनपुट स्ट्रॉन्ग करके जो अवैध मूवमेंट या अवैध फ्रीबीज मूवमेंट, इलीगल लिकर का मूवमेंट जिसकी शिकायतें आती हैं उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग के सारे जो आदेश हैं उनकी कड़ी और सख्ती से पालना की जाएगी। उसके लिए टीम्स की एक्चुअल क्या स्थिति थी वही मैं देखने आई थी। तीनों ही नाकों पे सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, उनकी फीड अब लाइव हो चुकी है, सारी टीम्स लग गई हैं। कल नोटिफिकेशन के जस्ट बाद ही एसएसटी टीम्स जो हमारी स्थायी सर्विलेंस टीम है वो भी तीनों नाकों पे लग जाएंगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर उपस्थित थे। नगर के तीसरी बार इस कार्यक्रम को नगर के सोनारी माता मंदिर परिसर में रखा गया, जिसके तहत प्रातः 10 बजे महाराजा अजमेर जी की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा में बैंड, घोड़े, ऊंट, गाड़ी आदि के साथ निकाली गई। इस शोभा यात्रा में महिलाएं चुनरी ओढ़े और पुरुष सफेद पोशाक, सिर पर पगड़ी पहने कुल देवता महाराजा अजमेर जी के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। सोनारी माता जी मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और विजेता को पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। श्री शिवराम नथुजी टाक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पूंजला में लगाया गया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से संगठक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी जोधपुर के विशेषज्ञ शिक्षक चिकित्सकों की टीम द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को श्री शिवराम नथुजी टाक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पूंजला जोधपुर में कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क होम्योपैथी चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। होम्योपैथी चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर गौरव नागर एवं शिविर प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार कुमावत के निर्देशानुसार होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार झा, डॉक्टर अजय कुमार जाटोलिया, डॉक्टर राकेश कुमार मीना एवं नर्सिंग कर्मचारी सुमन ने अपनी सेवाएं दी। इस शिविर में 53 विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को निःशुल्क होम्योपैथिक औषधियां देकर लाभान्वित किया गया। शिविर में मौसमी बीमारियां, खांसी, जुकाम, बुखार, गले एवं कान में दर्द एवं भूख न लगना, मुंह में छाले, पेट में कीड़े एवं उल्टी, दस्त, चर्म रोग, नाक से खून बहना, रक्त की कमी जैसी बीमारियों की जानकारी एवं दवाइयां देकर लाभान्वित किया गया।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हनुमान ज्योतिष संस्थान जोधपुर में दीपावली पर्व मनाने पर जो मतभेद पैदा हो रहा है, उस विषय पर ज्योतिषविद पंडित ललित शर्मा की अध्यक्षता में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी पंडितों ने एक मत हो 1 नवंबर को दीपावली मनाने को ही श्रेष्ठ और विधि सम्मत बताया। पंडित ललित शर्मा ने कहा कि दीपावली प्रदोष बेला में मनाई जाती है और इस बार अमावस्या 31 और शाम 3:53 पर लगकर 1 नवंबर को शाम 6:17 तक है, जिससे 2 प्रदोष बेला प्राप्त होती है। धर्म सिंधु व निर्णय सागर में दूसरी प्रदोष बेला में त्योहार मनाना ही श्रेष्ठ भी माना है। 1 नवंबर को उदित तिथि व प्रदोष बेला भी है, अतः 1 नवंबर को ही दीपावली है। वह बताते हैं आजकल हिंदू धर्म में वामपंथियों ने त्योहारों में भ्रम पैदा करना शुरू कर दिया है, जिससे हर त्योहार पर लोगों को धर्म विमुख किया जा सके और उनको विधि सम्मत त्योहार नहीं मनाने दिया जाए। उन्होंने बताया कि पिछले साल वाराणसी में भारत के 80 पंचांग निर्माताओं व विद्वान पंडितों ने कांची शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती जी की अध्यक्षता में इस बार दीपावली 1 नवंबर को मनाने का निर्णय पहले ही हो चुका है। पंडित दीनदयाल शास्त्री ने अपने विचार रखते हुए कहा कि 31 को अमावस्या तिथि शाम को लगेगी, जिसमें पितर कार्य नहीं हो सकते, अतः 1 नवंबर को सुबह पितर कार्य पश्चात ही दीपावली मनाना श्रेयस्कर है। पंडित दिलीप शंकर मिश्रा पंचांगों की तिथि अनुसार को ही दीपावली मनाना चाहिए। पंडित सुनील गौड़ ने कहा कि उदय व्यापनी तिथि ही मानी जाती है। इस संगोष्ठी में पंडित फाल्गुन शर्मा, ब्रजमोहन व्यास, पुलेश शर्मा, मोहित शर्मा सहित अनेक विद्वान ज्योतिष मर्मज्ञों ने अपने विचार। पंडित जी, दीपावली हर साल आती है, लेकिन तिथि को लेकर कभी कोई तरह का विवाद नहीं होता है। इस बार ऐसा क्या आपका पंचांग कह रहा है कि कुछ पंडित तो ये कहते हैं कि 31 तारीख को दीपावली मनाई जाए और कुछ पंडितों का दावा है कि नहीं, दीपावली 31 तारीख को ही होगी। क्या कारण है इस विवाद का? ऐसा है साहब, पंचांग में जो अमावस्या आ रही है वो 31 तारीख को दोपहर में 3:53 पे आ रही है, तो रात्रिकालीन पूरी अमावस्या रहेगी। अगले दिन 1 तारीख को शाम को लगभग 6:17 तक ये अमावस्या है तिथि। तो हमारे जो धर्म ग्रंथ है, कभी भी तिथि का यदि मतभेद होता है तो 2 दिए हुए हैं, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु नाम के ग्रंथ दिए हुए हैं। उनके अंदर इसका निर्धारण किया गया है कि आप कौन से तिथि का कैसे करें यदि तिथि का विवाद हो तो। हमारे निर्णय सागर पंचांग के अंदर पेज नंबर 23 पे इसका इन्होंने विस्तृत अनुभव दिया है और श्लोक से दिया है कि 1 तारीख को दिवाली क्यों मनाएं। दिवाली चूँकि अमावस्या को आती है और अमावस्या को ही पर्व मनाया जाता है, तो सब प्रातःकाल पहले अपने पितरों के निमित्त कार्य किए जाते हैं, फिर देव पूजन किया जाता है, लक्ष्मी का पूजन उसके बाद किया जाता है। चूँकि दिवाली 1 तारीख को सुबह आ रही है, अमावस्या 1 तारीख तिथि को सुबह आ रही है, इसलिए पहले पितरों का कार्य करके और फिर सायंकाल में आप इसका लक्ष्मी का पूजन करें। ये श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके हमारे ग्रंथ भी दे रहे हैं। यानी आपके हिसाब से दीपावली 1 तारीख की? हाँ जी। जैसे निर्णय सिंधु का अगर विचार किया जाए तो इसमें ग्रह, घड़ी, नक्षत्र, फल आदि का जो संयोग बनता है उससे एक तिथि का निर्धारण होता है। और मान लीजिए कि अगर किसी कारणवश 2 तिथियां होती है तो उसमें जैसे निर्णय सिंधु निर्णय देता है कि 26 नंबर पेज में उसका डेफिनेशन दिया गया है कि वास्तव में जो तिथियां बनती हैं वो कैसे बनती हैं। अब उन तिथियों का निर्धारण करने के लिए सबसे बड़ा प्रमाण तो निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु ही है। और ये जो पंचांग है विगत सदियों से चला आ रहा है, तो इसका तो हमें पूर्ण विश्वास है कि 1 तारीख को अगर दीपावली है इसमें उल्लेखित, तो 1 तारीख को ही दीपावली मनाई जानी चाहिए। इसके अलावा और अगर कोई जो हो तो 31 का बोल रहे हैं, सो या कि उनका ज्ञान जो होता अधूरा है, या कि फिर उन्होंने धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु का मेन सूत्र इसके ऊपर नहीं पकड़ा है, और जिसके कारण आज ये जो हो तो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और इसमें जो हो तो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि वास्तव में 31 तारीख को मनाएं या कि 1 तारीख को मनाएं। तो हमारी तो सबसे यही प्रार्थना है कि सबसे पहले तो प्रमाणित पंचांग का आश्रय लेना चाहिए और विद्वान ब्राह्मणों का आश्रय लेकर के ही इस तिथि निर्धारण के विषय में उनको विचार करना चाहिए। क्योंकि देखिए पेज नंबर 23 में निर्णय सिंधु के जो आया हुआ है दीपावली का डेफिनेशन दिया गया है। सो आप पत्रकार महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि उसको जूम करके और सभी लोगों को प्रसारित करने का सुंदर प्रयास करें, जिसके कारण लोगों के अंदर जो ये कन्फ्यूजन है कि 31 और 1 का, तो वो दूर हो करके और लोग जो है तो स्वस्थ परंपरा से और एक जो है तो शास्त्रीय परंपरा से दीपावली मना करके अपना और जो है तो अपने वैभव का विकास कर सकें। हमारी यही आपसे प्रार्थना है कि 1 तारीख को ही दीपावली माने और मनावें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।